डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी जंक्शन क्लासेस में स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों, मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 10 इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर जो है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पे हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए दो वेक्टर लिए हैं, मैंने एक वेक्टर ए बी ले लिया, दूसरा वेक्टर मान लीजिए ए सी ले लिया। तो इनका जो एडिशन होगा वो ए सी वेक्टर मिलेगा। और ए सी वेक्टर होगा क्या, मान लीजिए ये स्मॉल ए वेक्टर है, स्मॉल बी वेक्टर है, तो इसका जो एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको त्रिभुज योग नियम भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी डायरेक्शन सेम साइड वाले हैं उनको सभी को ऐड कर दो। तो इसको ए टू बी है और इसकी डायरेक्शन बी टू सी है, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी वेक्टर के बराबर। यही त्रिभुज का योग नियम बोला जाता है, त्रिभुज योगफल नियम या योग नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये बोला कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। तो ए सी वेक्टर ये मिलेगा हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, अगर पूछे कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट कर देना, लेकिन मैग्नीट्यूड यही रखना है। तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट डी है, तो ये को डी से ऐड कर देंगे, ये वेक्टर लिखेंगे। तो ए डी वेक्टर अगर हम लिखें, ए डी वेक्टर हमारा कितना होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। ठीक, बी डी वेक्टर, ए डी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए बी है। ठीक, ए बी वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर है और बी डी वेक्टर की वैल्यू माइनस बी है। तो ये ए डी वेक्टर हमारा क्या मिलेगा, दो वेक्टर्स का डिफरेंस। तो अगर हमें कभी ए बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सेम साइड वाले जोड़ देंगे, दो निकल। अगर वे इनका डिफरेंस निकालना है तो इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, तो हमें क्या इनका मिल जाएगा डिफरेंस। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि दो सदिश योगफल के कुछ गुणधर्म। मान लीजिए दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं, तो इनको अगर किस तरीके से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इनका अगर एडिशन देखा जाए तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये कन्वर्जन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम। ये गुण फॉलो करता है, जो वेक्टर्स हैं ए को ऐड कर दो प्लस बी को ऐड कर दो, या बी को पहले ऐड कर दो बाद में ए को ऐड करो, तो ये बाद में भी इक्वल होते हैं। तो इसको लिखेंगे क्रम विनिमयता नियम। ठीक, ये क्रम विनिमयता नियम को फॉलो करता है। दूसरा हमारा गुणधर्म ये है कि अगर मान लीजिए तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, तो अगर इनका जोड़ा जाए, कहने का मतलब अगर इन दोनों को पहले ऐड कर दिया जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको पहले ऐड कर दिया, बाद में सी को ऐड कर दिया, तो ये इक्वल होंगे। बी और सी को ऐड कर दो, बाद में ए को ऐड कर दो, कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस नियम को हम लोग बोलते हैं सहचार्य नियम, सहचर्य नियम। तो जो तीन वेक्टर हैं वो सहचर्य नियम का फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट अपना ये है कि एक अदिश से सदिश का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। मतलब कि अगर हमें सदिश और अदिश का गुणनफल करना है तो वेक्टर्स में क्या परिवर्तन होने। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, अब इसमें मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेंज क्या होगा, डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड पहले अगर 2 था तो बाद में 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए -12 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/2 × a। हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
माइनस हाफ से, तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक। लेकिन अगर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करें, अगर मान लीजिए इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कराया जाए, तो पहले 2 यूनिट का वेक्टर ये था, अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, 4। पहले डायरेक्शन अपवर्ड थी, लेकिन अब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये -4 ये वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब अगला पॉइंट अपना ये है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो तो किस प्रकार ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, अब क्या करना है, आई वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड कर देंगे, तो a1 प्लस b1 आई कैप हो जाएगा, और जे वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर देंगे, a2 प्लस b2 इंटू जे कैप, और के वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर देंगे, a3 प्लस b3 इंटू के कैप। तो ये वेक्टर्स का एडिशन हो गया। मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इनका यही दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका जो हम लिख रहे हैं डिफरेंस लिख रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को लिख लो a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, माइनस का a2 आई कैप, सॉरी b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, ठीक। अब क्या करना है, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, माइनस का b1 आई कैप, माइनस b2 जे कैप, माइनस b3 के कैप। अब क्या करना है, आई वाले एक साथ कंबाइन करके लिख देना है, तो a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस कितना होगा, a3 माइनस b3 इंटू के कैप, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है तो हम इस प्रकार निकाल लेंगे। अब तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो इक्वल वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर हैं, मान लीजिए यही दो वेक्टर मैंने ले लिए, तब ये इक्वल कब होंगे, तो मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल हैं, मान लिए हमने, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इक्वल टू b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। अब क्या करना है, अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इधर जो i का कंपोनेंट होगा और इधर i का कंपोनेंट वो आपस में इक्वल होगा, a1 बराबर b1, a2 बराबर होगा b2 के और a3 बराबर होगा b3 के, ठीक। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं या मान लीजिए एक वेक्टर है हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये वेक्टर हमारा लिखा है, ठीक। अब अगर ये बोले इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करें, और लेमडा है क्या, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक, कोई रियल नंबर होगा बट जीरो नहीं होगा, ठीक, लेमडा नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हम लेमडा इंटू ए की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इतना हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1 लेमडा a1 इंटू आई कैप प्लस लेमडा a2 इंटू जे कैप प्लस लेमडा a3 इंटू के कैप। तो इस प्रकार से हमें किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर थोड़ा और इसके आगे अगर देखा जाए, मान लीजिए ये लिखा है k इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू ए वेक्टर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर्स को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं k प्लस m इंटू ए वेक्टर, ठीक। अब मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है k इंटू m इंटू ए वेक्टर, ऐसे इस प्रकार लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है इनको एक साथ लिख सकते हैं km इंटू ए वेक्टर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए तीसरा पॉइंट c है, इनको अगर k से मल्टीप्लाई करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स को,
तो इनको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। के को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस के को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 पॉइंट इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए 2 वेक्टर कैसे हमारे संरेख हैं तो उसमें क्या संबंध होगा। तो यहाँ से बताने जा रहे हैं कि अगर 2 वेक्टर्स मान लीजिए संरेख हैं तो ए वेक्टर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा। अब इसमें क्या संबंध होगा, तो मान लीजिए ए वेक्टर बराबर हमने ले लिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर्स को हम ले रहे हैं b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप, ठीक। अब क्या करना है, अगर ये दोनों आपस में संरेख हैं तो संरेख की ये कंडीशन होती है कि ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और यही पैरेललिज्म की कंडीशन होती है। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये भी यही कंडीशन होगी। अब क्या करना है, ए की वैल्यू रखना है, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बराबर लेमडा इंटू b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, लेमडा से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा b1 i कैप प्लस लेमडा b2 j कैप प्लस लेमडा b3 k कैप, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये फिर से इसको ऐसे ही उतार लेंगे ऊपर से a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब 2 वेक्टर्स ये वेक्टर्स आपस में इक्वल लिखा है, तो अभी बताया कि अगर 2 वेक्टर इक्वल होंगे तो इसके पहले वाले वेक्टर्स का आई कॉम्पोनेंट और दूसरे वाले का भी आई कॉम्पोनेंट आपस में इक्वल होगा। तो a1 बराबर लेमडा b1 और यहाँ से क्या आ जाएगा a2 बराबर लेमडा b2, a2 इक्वल टू लेमडा b2, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a3 बराबर लेमडा b3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a1 अपान b1 बराबर लेमडा, और यहाँ से बोल सकते हैं a2 अपान b2 बराबर लेमडा, और यहाँ से हम बोल सकते हैं a3 अपान b3 बराबर लेमडा। ये कर सकते हैं। अब अगर कोई 3 नंबर एक नंबर के इक्वल हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब a1 अपान b1 बराबर होगा a2 अपान b2 बराबर होगा a3 अपान b3। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि अगर 2 वेक्टर्स आपस में संरेख हैं या पैरेलल हैं। मान लीजिए दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि अगर एक वेक्टर ये लिखा है a1 a2 a3 दिया है, ये वेक्टर दिया, अगर इसके DRs निकालना मतलब दिक अनुपात निकालना है, तो जो i और j और k के गुणांक होते हैं वही हमारे दिक अनुपात होते हैं a1 a2 a3। तो दिक अनुपात होते क्या हैं ये समझा दे रहे कि ऐसे 3 नंबर्स जो हमारे दिक कोसाइन के समानुपाती हैं या उनका समानुपात एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है। ये बोल सकते हैं कि दिक अनुपात ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनका दिक कोसाइन के साथ रेशियो समान आता है, बस ऐसे ही बोल सकते हैं। तीसरा हमारा ये पॉइंट है, ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ जो पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए यदि कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसके दिक कोसाइन दिए हैं l, m, n, ये इसके दिक कोसाइन है, तो जो मान लीजिए हमें वेक्टर मिलेगा a वेक्टर बराबर l i कैप प्लस m j कैप और n k कैप, ये वेक्टर मिलेगा। और इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, l की वैल्यू होती है cos अल्फ़ा i कैप, m की वैल्यू होती है cos बीटा इंटू j कैप, n की वैल्यू होती है cos गामा इंटू k कैप। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे यूनिट वेक्टर बोले जाते हैं, ठीक, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। क्यों? क्योंकि इसका जो परिमाण होता है वो 1 होता है, चाहे ना करके देख लो। तो अगर हम मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट इसका स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एन स्क्वायर, और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब 1। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ रहा है तो वो यूनिट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर कभी भी हमें यूनिट वेक्टर मानना होगा तो हम या तो इस प्रकार मान सकते हैं या तो इस प्रकार मान सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने जा रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा और गामा क्या है। तो अल्फ़ा क्या होता है, मान लीजिए ये वेक्टर अपना है ए वेक्टर, तो अल्फ़ा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, बीटा क्या है वाई एक्सिस के साथ एंगल, और गामा क्या है जेड एक्सिस के साथ एंगल, ठीक। एग्जाम्पल नंबर कुछ जो है हम लोग 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं।
तो कह रहा है कि x और y की मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो सदिश a वेक्टर बराबर x i कैप प्लस 2j कैप प्लस z k कैप। ठीक, दूसरा वेक्टर दिया है कि b वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप y j कैप और प्लस k कैप, ये आपस में समान है। तो समान की डिफिनीशन क्या होती है कि उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये बताया कि अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो उनके i के गुणांक और j के गुणांक और k के गुणांक आपस में कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको a की वैल्यू लिख दी, दूसरे वेक्टर b की वैल्यू 2i कैप प्लस y j कैप प्लस k कैप। ठीक, तो इधर i का गुणांक कितना है, x है, और इधर कितना है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 2। ठीक, यहाँ से x का y j का गुणांक कितना है y और इधर j का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। इधर k का गुणांक z है, इधर कितना है 1 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो z की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी z इक्वल टू 1। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, तब क्या मॉड इक्वल टू मॉड बी इक्वल है। और ये बताना है क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश हैं या नहीं। तो पहले मॉड ए की बात कर रहे हैं, तो ए वेक्टर इक्वल टू लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप। तो इसका मॉड निकालेंगे, कैसे मॉड निकाला जाता है कि रूट करेंगे और i का गुणांक 1 है और j का गुणांक कितना है 2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 1 प्लस 4 कितना रूट के अंदर 5। ठीक, अब b वेक्टर लिखेंगे, तो b वेक्टर हमारा कितना लिखा है कि 2i कैप प्लस j कैप। तो इसका मॉड निकालेंगे, मॉड b इक्वल टू रूट के अंदर j का गुणांक, i का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में हमेशा रहेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर तो ये रूट आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट के अंदर 5। तो यहाँ से ये तो लिखा है ट्रू कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये तो सही लिखा है। अब क्या कह रहा है कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर समान कब होंगे, जब ये लिखा है आई प्लस 2j कैप और बी वेक्टर बराबर कितना लिखा है 2i कैप प्लस j कैप। तो हमने बताया है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे तो i का गुणांक पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का i का गुणांक आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन 1 कभी 2 के इक्वल होगा नहीं। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स भी, और यहाँ पे j का गुणांक कितना है 2 है इधर, और इधर नीचे वाले वेक्टर का j का गुणांक कितना है 1, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल कब होते, जब यहाँ पे भी 2 लिखा होता है, यहाँ पर भी 2 लिखा होता है, तभी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो ये कैसे सदिश नहीं है, समान सदिश नहीं है। अगला एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 देख सकते हैं। कह रहा है कि ए वेक्टर इक्वल टू सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 3j कैप और 1k कैप की अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। देखो हम बच्चों, अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर निकालना है, तो हम लोग 1 यूनिट के वेक्टर को ए कैप से वेक्टर डिनोट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और कह रहा है अनुदिश का मतलब जैसे ये ए वेक्टर लिखा है तो इसी डायरेक्शन में निकालना है हमें यूनिट वेक्टर। तो हमें ए वेक्टर का कैप निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे अपान मॉड ए। अब समझो ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपान रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस k कैप अपान ये इसका स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 9 प्लस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करके इसको ऐड करेंगे 9 4 13 1 14 2i बटा रूट 14 प्लस 3j बटा रूट 14 प्लस 1 बाई रूट 14 इंटू के। तो ये जो हमारा है ये यूनिट वेक्टर ए कैप निकला है। अब यहाँ पे समझ लेना है, अभी मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर यूनिट वेक्टर के आई का कोफिशिएंट निकालेंगे
तो वो एल के इक्वल होगा। तो यहाँ से एल बराबर लिख सकते हैं √14 पहला दिक कोसाइन। एम बराबर कितना लिख सकते हैं 3/√14। एन बराबर 1/√14। तो यहाँ से हम अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर में जो आई जे और के गुणांक होते हैं वो दिक कोसाइन बोली जाती हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दिक कोसाइन बताइए, तो यूनिट वेक्टर निकालो और उसका क्या निकाल दो, आई और जे और के का कोफिशिएंट निकाल के, वो पहला आई का कोफिशिएंट एल होगा पहला दिक कोसाइन, जे का कोफिशिएंट जो होगा वो एम के इक्वल होगा और के का कोफिशिएंट होगा वो एन के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप की दिशा में सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना हो 7। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर, इसकी दिशा में हमें कितने यूनिट का 7 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 1 यूनिट का वेक्टर निकालेंगे, यूनिट का वेक्टर निकालेंगे और उसमें से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने यूनिट का निकल आएगा 7, जिसका परिमाण होगा वो वेक्टर निकल आएगा। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर ए कैप निकालेंगे। तो ए कैप कितना होगा ए वेक्टर अपान मॉड ए। तो ये यूनिट वेक्टर निकल आया आई कैप माइनस 2j कैप बटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप अपान रूट के अंदर 5। अब क्या करना है हमें, 1 यूनिट का वेक्टर निकल आया, कितना आया ए कैप। अब हमें 7 यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका परिमाण कितना होना चाहिए 7 यूनिट का। तो इसमें 7 ए कैप हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको लिख देंगे 7 इंटू, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे आई कैप माइनस 2j कैप अपान रूट 5। इसको सही से लिख सकते हैं 7/√5 इंटू आई कैप माइनस 14j कैप बटा रूट 5। ठीक, यही 7 परिमाण का हमारा वेक्टर हो गया।